अब तक 3 वीडियो में 11th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ऑफन while calculating there is a need to convert units from one system to another। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, या नैनोमीटर से मीटर में, पिकोमीटर से मीटर में करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। इन्हीं मेथड्स को हम कह सकते हैं कि फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जैसे हमारे पास एक मेटल का पीस है जिसकी लेंथ 3 इंच है ना। अब हमें इसे सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक, ठीक है, इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग ही तो कैलकुलेशन करनी है हमें, ठीक है, तो हम उसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। 3 इंटू 2.54 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7.62 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास क्या है कि 2 दिन हैं, उन 2 दिनों को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम क्या करना है कि 2 डेज का मल्टीप्लिकेशन 24 आवर 60 मिनट 60 सेकंड के साथ कर देते हैं, तो आता है 1,72,800। ये आपकी कहानी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि पूरी केमिस्ट्री जिन लॉज, रूल्स, रेगुलेशन के ऊपर टिकी है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, एटम हो, कंपाउंड हो, उन मतलब चेंजेस हो रहे हैं। सीधी सी बात है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। उन्हीं 5 बेसिक लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम सब जानते हैं एंटोनी लेवोशियर साहब अभी भी हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जिनकी बर्थ 1743 में हुई थी, 1794 में उनकी डेथ हुई थी। तो उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है। एंटोनी लेवोशियर काफ़ी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। Law of conservation of mass. This law was put forward by Anthony Lavoisier in 1789. He performed carefully experimental studies for combustion reactions and reached to the conclusion that in all physical and chemical changes there is no net change in mass duties during the process। मतलब ये हुआ कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कोई भी मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब जितना है मास रिएक्टेंट का, चाहे एक कंपाउंड हो, 2 कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, उन सब का मास फिक्स रहता है। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सीधी बात है। अब इसके बाद एक और बात आपको बता दें कि जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करो, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हीट करोगे तो आप 100 ग्राम मान लीजिए, उसे हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का सम भी 100 ग्राम ही होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। हम अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, उसमें नंबर ऑफ एटम की संख्या हमेशा फिक्स रहती है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया गया। दिस लॉ वाज गवर्न बाय, प्रपोज्ड बाय, सजेस्टेड बाय, गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। फ्रेंच केमिस्ट ने जब जोसेफ प्राउस्ट ने जब ये कहा कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, तो प्राउस्ट ने इसे एक्सप्लेन भी किया कि जैसे प्राउस्ट ने कहा कि वन ऑफ विच वाज अ नेचुरल ऑरिजिन एंड अदर सिंथेटिक है। जैसे मान लो पानी है, पानी को एक बार तो हमने केमिस्ट्री लैब में बना लिया और एक बार में रिसोर्सेस लिए, लेकिन एलिमेंट की कंडीशन तो बेटा वही है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे वाटर होता है उसका फॉर्मूला CH2 होता है। अब वाटर के फॉर्मूले में H2 हमेशा फिक्स ही रहेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में आपका CO2 रहेगा। ये दिमाग में रखनी है हमें अपनी बात। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर इसी लॉ की, 3rd नंबर लॉ की, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझने से पहले 3-4 फॉर्मूले आप समझिए। जैसे कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन करता है तो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन CO3 भी बना सकता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो N2O भी बन सकता है, NO भी बन सकता है, NO2 बन सकता है, NO3 बन सकता है, N2O3 बन सकता है, N2O4 बन सकता है, N2O5 बन सकता है। इसमें एक, अब ये क्रक्स क्या है, मतलब लॉ क्या कहते हैं, तो दिस लॉ वाज proposed by, suggested by, and given by Dalton in 1803. According to this law, if 2 elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of one element are in a ratio small whole number। उसका एक रेशियो तो होगा, लेकिन प्रॉपर रेशियो होगा, होल नंबर ही होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हम सब जानते हैं कि एक और लॉ है जिसे हम कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, गैलिसक लॉ। चलो गैलिसक लॉ को और समझ लेते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, फिर गैलिसक लॉ को समझ लेते हैं। गैलिसक लॉ क्या कहते हैं, जितनी भी गैसेस होती हैं तो एक रेशियो में रिएक्ट करते हैं। गैलिसक ने भी 1808 में ऑब्जर्व किया था कि गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शंस, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय होल
प्रोवाइडेड होल वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम देखते हैं कि 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है 50 ml ऑफ ऑक्सीजन से, तो 100 ml ऑफ वाटर वेपर बन रही है, देख रहे हैं ना। तो मतलब H2 + O2 इक्वल टू वाटर वेपर, और इसमें एक प्रॉपर रेशियो रहेगा 100 ml 50 ml 100 ml, तो सिंपल रेशियो हो गया। गैल्सेक डिस्कवरी ऑफ इंटीजर रेशियो in volume relationship is actually the law of definite proportion by volume. The law of definite proportions state earlier was with respect to mass. Okay, the Gay-Lussac law was also explained properly by the work of Avogadro in 1811. Avogadro के स्टडी से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे इन 1811 एवोगाड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज, 5 जार रखे हैं, 5 जार में अलग अलग गैसेज रखी हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स रहने वाली है। क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि हमें उसमें नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स है, ठीक है। इफ बी कंसिडर अगेन द रीजन ऑफ हाइड्रोजन and oxygen to produce the water, we see that 2 volumes of hydrogen combined with 1 volume of oxygen to form 2 volume of water. ओके, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं। अब जो एमेडियो कार्लो एवोगाड्रो थे, उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी, जैसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और जो साइंटिस्ट ने अपनी बातें दी थी उनके आधार पर थी। तो हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। इस वाटर वेपर से ही तो आगे है ना उस कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें, ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंट एवोगाड्रो ने काफ़ी सारे बड़े स्तर पर किए हैं। और आपको बताएं कि डाल्टन ने जब देखा और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ा, इंडियन हिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री के बारे में जो जानकारी थी, एंशिएंट केमिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ा, तो उन्होंने वो इस निष्कर्ष पर आए कि हमारे आसपास बहुत सारे मैटर तो हैं, लेकिन हर मैटर का ऑरिजिन तो भाई सिंपलेस्ट पार्टिकल से ही हुआ है। और वो सिंपलेस्ट पार्टिकल ऐसा सिंपलेस्ट पार्टिकल है जिससे पदार्थ बनते हैं, चाहे चौक हो, मिट्टी हो, है ना। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जैसे ग्रीक डेमोक्रेटस आपके फिलोसफर थे, 370 BC के आसपास हुआ, स्टार्टेड इमर्जिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुए, उसमें ये निकल के आई बात कि 1808 में डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल एटम, ऐसे एटम जिन्हें दिख नहीं सकते वो मैटर के अंदर होते हैं। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट है आइडेंटिकल, एक टाइप के पदार्थ में एक टाइप के एटम्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज है ना, इनकी आइडेंटिकल मास होता है, एटम डिफरेंट होते हैं, तो उन डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उनमें डिफर मास होता है, उनकी शेप साइज सब डिफरेंट होती है। थर्ड वन है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड तभी बनता है जब एटम्स आपस में एक फिक्स रेशियो से आपस में मिलते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये बात डाल्टन के द्वारा बोली गई, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाई थी। डाल्टन थ्योरी को एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उन्होंने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ठीक है, और हुआ भी, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ कमियां रह गई, जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये सब चीज़ें हो पाई। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें, ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास और मास ऑफ एन एटम इज एक्यूरेटली एक्चुअली वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, छोटे होते हैं। टुडे वी हैव सोफेस्टिकेटेड टेक्निक्स, अब तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स भी आ गई, जैसे हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक मास के लिए फेयरली एक्यूरेसी पता लग जाती है। बट इन 19th century साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन द मास ऑफ वन रिलेटिव टू अनदर एक्सपेरिमेंटल मीन्स as has been mentioned earlier. Hydrogen being a lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1 and other element were assigned mass relative to it. So however the present system of atomic mass is based on the carbon 12 आइसोटोप के आधार पर, है ना। ये एग्री किया गया 1961 में। तो कार्बन 12 इज आइसोटोप। आइसोटोप वो एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, एलिमेंट होता है, जिसके अंदर एटम्स की संख्या अलग होती है, उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और आपका ये। इसी तरीके से ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो ये सब बातें निकल के आई। और एक और टेक्निकल वर्ड दिया कि जिसे बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम यूनिफाई यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और ये एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को निकालने में एक्सप्लेन करता है, समझ में आता है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में